गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, प्राचीन भारत तो एंड हो चुका था और आज नया जो है हम लोग आज मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस पर आप प्लेलिस्ट को जब देखेंगे तो उसमें प्राचीन भारत मिलेगा और एक नया प्लेलिस्ट मध्यकालीन भारत मेडाइवल इंडिया मिलेगा। तो मेडाइवल इंडिया में जो अब प्राचीन भारत की वीडियो होगी वो मैं पोस्ट करूँगा और उस वीडियो के पहले जो टाइटल होगा उस टाइटल में मैं क्रम 1 2 3 जो जिस प्रकार वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा उस प्रकार क्रम दर्शाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी नहीं हो। तो आइए, प्राचीन भारत तो देख चुके थे हम लोग, अब आज जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि प्राचीन भारत एंड हो गया। चलिए आइए, अब मध्यकालीन भारत की बात होगी। मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना। भारत पर अरबों का आक्रमण ये फर्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग यहाँ से ही पढ़ेंगे। तो अब इसके पहले हम ये जान लें कि प्राचीन भारत का एरा क्या है, मध्यकालीन भारत का एरा क्या है और आधुनिक भारत का एरा क्या है। एंशिएंट इंडिया का, मिडाइवल इंडिया का और जो आधुनिक भारत है मॉडर्न इंडिया का, सबका एरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो मिडाइवल इंडिया को मतलब एजुकेशन की दृष्टि से, पढ़ने के ख्याल से इसको दो भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत को दो भागों में, एक भाग जो है उसको आप प्रारंभिक मध्यकालीन कह सकते हैं, है ना। प्रारंभिक मध्यकालीन युग, प्रारंभिक मध्यकालीन युग। और दूसरा एरा है यह है गत मध्यकालीन युग, है ना, गत मध्यकालीन युग। तो दोनों मध्यकालीन युग का ही पार्ट है ना। मिडाइवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का ही दोनों पार्ट है। इसको पढ़ने की सुविधा के लिए ऐसे बांटा गया है। देखिए, अगर यदि प्रारंभिक मध्यकालीन युग का बात कीजिएगा तो इसमें 8वीं से 11वीं, है ना, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक का जो एरा है वह प्रारंभिक मध्यकालीन के अंतर्गत आता है। और 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो एरा है, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो एरा है, यह गत मध्यकाल के अंतर्गत आता है। तो दोनों है मध्यकाल का ही पार्ट, प्रारंभिक मध्यकाल और गत मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक और गत मध्यकाल 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो प्रारंभिक मध्यकालीन युग है, इसमें आप राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आपने प्राचीन भारत में राष्ट्रकूट वंश पढ़ाया है। सच में वो हम लोगों ने पढ़ा है। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है 8वीं प्रारंभिक मध्यकालीन पढ़ा है, तो वो प्राचीन भारत में भी आ गया और मध्यकालीन भारत में भी आ गया। तो बात यह है कि कुछ प्रारंभिक मध्यकालीन युग में जो है उस प्राचीन भारत का जो अंतिम पार्ट है, जैसे राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, ये सभी इसमें भी कहीं कहीं देता है मध्यकालीन में और कहीं कहीं प्राचीन में। और गत मध्यकालीन, जो गत मध्यकालीन काल है 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, तो यह गत मध्यकालीन भाग यही है दिल्ली सल्तनत आपका, है ना। दिल्ली सल्तनत का जो स्टडी करेंगे वह 12वीं से 18वीं शताब्दी अर्थात गत मध्यकालीन काल में आएगा। तो यह मध्यकालीन भारत को ऐसे पार्ट में पढ़ने की सुविधा के लिए डिवाइड किया गया है। तो आइए, अब हम लोग जो पहला चैप्टर है भारत पर अरबों का आक्रमण, यहां से स्टार्ट करते हैं और मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। पहला देखिए पॉइंट क्या है ना, भारत पर अरबों का आक्रमण, फर्स्ट चैप्टर। आइए देखते हैं क्या। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके समय में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। क्वेश्चन किया जा सकता है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो मोहम्मद, है ना, तो ये किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? 712 ईस्वी में, है ना। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? तो 712 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? 712 ईस्वी में, है ना। ये 712 ईस्वी है, 712 ईस्वी में विजय पाई। आगे बढ़ते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, है ना।
दाहिर का शासन था। जब अरब का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उसमें सिंध, भारत के जो सिंध प्रांत थे वहां पर किस शासक का शासन था? तो वहां पर दाहिर का शासन था। किसका था? दाहिर का शासन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय भारत के सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और धन दौलत को लूटना, यह जो है अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, भारत पर आक्रमण का। तो मुख्य उद्देश्य अगर वहां पर धन दौलत भी रहेगा ऑप्शन में और इस्लाम का प्रचार भी रहेगा, तो सबसे पहले धन दौलत को मारना है, क्योंकि इस्लाम का प्रचार सेकेंडरी है। सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण भारत पर किया वह धन दौलत लूटने के लिए ही किया, धन दौलत भारत से लूटने के लिए ही किया। आप तो जानते ही हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, इस पर सबका नजर था, अरबों का, तुर्कों का, मंगोलों का। तो इन लोगों का जो भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य था वो धन को लूटना था। चलिए, ये भारत पर अरबों का आक्रमण। और अगला टॉपिक है महमूद गजनी, है ना, महमूद गजनी। आइए महमूद गजनी को पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। पहला पॉइंट है 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। कह रहा है गजनी साम्राज्य की स्थापना एक अल्पतगीन नाम का तुर्क सरदार ने किया था। अल्पतगीन क्या थे? एक तुर्क सरदार थे। अल्पतगीन क्या थे? एक तुर्क सरदार थे जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, और गजनी साम्राज्य की राजधानी भी गजनी ही है ना। तो और ये काम कब हुआ? 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? एक तुर्क सरदार अल्पतगीन ने, 932 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया, है ना। क्या कह रहा है? अल्पतगीन की मृत्यु, जब अल्पतगीन की मृत्यु हो गई उसके बाद कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया। किसने किया? पीरितिगीन ने शासन किया। पीरितिगीन ने शासन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पतगीन के बाद गजनी पर किसने शासन किया? तो पीरितिगीन ने शासन किया। आगे बढ़ते हैं। पीरितिगीन के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में, है ना। पीरितिगीन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया? तो ये पीरितिगीन के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया, है ना, ये गजनी साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम तुर्क आक्रमण, जब पहली बार तुर्क का आक्रमण हुआ भारत पर, तो उस आक्रमण के समय पंजाब प्रांत में शाही वंश का शासन था। पंजाब प्रांत में शाही वंश का शासन था, और इस वंश का शासक जयपाल ही शासन पंजाब में कर रहा था। तो क्वेश्चन आएगा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन शासन कर रहा था? तो जयपाल शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? जयपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद। अल्पतगीन का गुलाम भी और अल्पतगीन का दामाद भी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम था और अल्पतगीन का दामाद भी था। 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन कब बैठा? 977 ईस्वी में। कब बैठा? 977 ईस्वी में। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था और 977 ईस्वी में यही गजनी की गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन हो गया? महमूद गजनी, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा महमूद गजनी का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 ईस्वी को। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, मतलब सुबुक्तगीन का बेटा हो गया। तो अल्पतगीन कौन हो गया? महमूद गजनी का नाना हो गया। मतलब अल्पतगीन जो है ये महमूद गजनी का नाना जी हैं, और सुबुक्तगीन जो है ये महमूद गजनी का बाप है ना। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई शासन होता है, किसी भी शासक का किसी स्टेट पर या किसी राज्य पर शासन होता है, तो एक छत्र शासन होता है। उसमें क्या होता है? विभिन्न प्रांतों को बांटा जाता है और हर प्रांतों का अलग अलग शासक होता है। उसी प्रकार सुबुक्तगीन के शासनकाल में एक प्रांत था खुरासान, जहां का शासक कौन था?
ये था महमूद गजनी। तो वही कह रहा है अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था। खुरासान कोई जगह है गजनी का जहां का वो शासक बना था अपने बाप के समय में, सुबुक्तगीन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, पूछा जा सकता है कि खुरासान महमूद गजनी सबसे पहले कहाँ का शासक था, तो वो खुरासान का था, क्योंकि अपने पिता के समय में वो खुरासान का शासक था, इसलिए वो सबसे पहले खुरासान का ही शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ते हैं, बगदाद का खलीफा, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह, बगदाद का खलीफा कौन है? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला, क्या कहा? यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। क्या कह रहा है? बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्लाह। बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को, महमूद गजनी के पद को क्या मान्यता प्रदान, है ना, को मान्यता प्रदान करते हुए क्या कहा? यामीन उद दौला। तो कहेगा यामीन उद दौला का किसे पद दिया गया है? तो महमूद गजनी को, यामीन उद दौला का भी और यामीन उल मिल्लाह का भी, यामीन उल मिल्लाह की। तो यामीन उल मिल्लाह और यामीन उद दौला की उपाधि किसको दी गई है? महमूद गजनी को। किसके द्वारा? तो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह के द्वारा, अल आदिर बिल्लाह के द्वारा। अल आदिर बिल्लाह, यमीन उल मिल्लाह, यमीन उद दौला, ये सभी जो है किस, ये अल आदिर बिल्लाह जो है ये बगदाद के शासक हैं और इन्होंने मान्यता उनको क्या दी थी? पद यमीन उद दौला, क्या दी थी? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया गया। ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि महमूद गजनी ने एक मकड़े को एक दीवार पर चढ़ते हुए देखा था और वो बार बार चढ़कर गिर जाता था लेकिन चढ़ नहीं पाता था, फिर वो लगातार प्रयास करते रहा और उस पर चढ़ गया। तो वहीं से प्रेरणा ग्रहण करके महमूद गजनी ने भारत विजय की। तो बार बार वो कोशिश करता था पर वो जीत नहीं पाता था, लेकिन जो है 17 बार आक्रमण किया और 17वीं बार में वो भारत को जीत गया, भारत पे विजय पाली। तो वही कह रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, है ना। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति थी। महमूद जो है भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र कारण क्या समझते थे? धन मिलेगा यहाँ से, और इसीलिए वो भारत पर आक्रमण बार बार जो है करते थे। तो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। आगे देखते हैं, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। सोमनाथ का मंदिर से जो मूर्ति तोड़वा करके एक कसाई को दे दिया था ताकि वहां पर जो है उस पर वो मांस काट सके, तो इसलिए इसको मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई, क्योंकि मूर्ति का जो है ये बहुत, मूर्ति को तोड़वाने में इनका बहुत ज्यादा हाथ रहा, इसलिए महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ऐसा इनको मतलब ऐसा दिया गया है कि महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो यहां पर इतना सारा पॉइंट होने के बाद भी महमूद गजनी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी 2 नंबर में, उसमें आपको महमूद गजनी का जो रेस्ट पॉइंट बचा हुआ है, क्योंकि महमूद गजनी एक बड़ा चैप्टर है, यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और साथ ही जो भी आदमी हमारी वीडियो को देखते हैं वो क्रम का ध्यान रखेंगे ताकि समझने में आपको परेशानी नहीं हो सकता है कि एक वीडियो 1 नंबर पहले हो और 2 नंबर के जगह पे 3 नंबर पहले हो जाए, 2 नंबर बाद में होगा। लेकिन हाँ, आप काउंटिंग पर ध्यान दीजिए, उसके टाइटल में जो काउंटिंग दी गई है वही मान्य होगा और 1 2 3 सारा क्रम से होगा। आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।